चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 के पाठ के अंतर्गत और स्वाध्याय में आने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर समझाइए। तो यहाँ पर पोषी स्तर अर्थात क्या? तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है तो जैसे कि घास। घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? सियार। और सियार को कौन खाएगा? शेर। तो ये एक आहार श्रृंखला का क्या हो गया? उदाहरण। अब आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को बोलते हैं पोषी स्तर। तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। तो आहार श्रृंखला का जो प्रथम पोषी स्तर है वो कौन बनाता है? उत्पादक। और आहार श्रृंखला का द्वितीय पोषी स्तर तो वो कौन बनाता है? तृणाहारी। आहार श्रृंखला का तृतीय पोषी स्तर कौन बनाता है? तो निम्न मांसाहारी। तो निम्न मांसाहारी बनाते हैं। और आहार श्रृंखला का चतुर्थ पोषी स्तर कौन बनाता है? तो उच्च मांसाहारी। कौन बनाता है? उच्च मांसाहारी। तो आपको प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि पोषी स्तर अर्थात क्या? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर आपको अलग अलग पोषी स्तर समझाने हैं। तो आपको लिखने का कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला का पहला पोषी स्तर कौन बनाता है? तो उत्पादक। दूसरा तृणाहारी, तीसरा निम्न मांसाहारी और चौथा उच्च मांसाहारी बनाते हैं। उदाहरण लिखना है तो लिखने का घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को सियार और सियार को शेर। तो इस प्रकार से पारितंत्र में प्रत्येक सजीव भोजन के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर रहते हैं, जिससे एक आहार की क्या बनती है? श्रृंखला। और इसको बोलते हैं आहार श्रृंखला। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं? तो जैसे कि साग भाजी, फल, कागज, चमड़ा, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जैव प्रक्रम द्वारा विघटन हो सकता है। इसलिए इन पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ जैसे साग भाजी, फल, कागज, चमड़ा, तो इसका जैव प्रक्रम द्वारा यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा, अब सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया और कवक के द्वारा विघटन हो सकता है। विघटन हो सकता है यानी कि वो जटिल से सरल में बदल जाते हैं, तो विघटन हो सकता है। इसलिए ये सब पदार्थ कैसे हैं? जैव निम्नीकरणीय। लेकिन जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच, डीडीटी, ये जंतुनाशक रसायन है। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जैव प्रक्रम द्वारा विघटन नहीं होता है। विघटन नहीं होता है, इसलिए ये सब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो ये अजैव निम्नीकरणीय क्या है? पदार्थ। इसलिए कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। कारण कि कुछ पदार्थों का जैव प्रक्रम द्वारा यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन हो सकता है और कुछ पदार्थ ऐसे जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन नहीं होता है। इसलिए कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है और कुछ पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय है। अगला प्रश्न है,
ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ओजोन एक गैस है जिसका अणु सूत्र O3 है। अब किसी पारितंत्र को ओजोन किस तरह से असर करता है, तो अगर पृथ्वी के वातावरण में ओजोन के अणुओं का बना ओजोन का स्तर न हो तो सूर्य में से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जिससे त्वचा का कैंसर और आँखों के रोग होते हैं। तो आपको लिखने का ओजोन क्या है, तो ओजोन एक गैस है, उसका अणु सूत्र O3 होता है। पर अगर पारितंत्र में ओजोन का स्तर न हो तो पर्यावरण पर क्या असर होगी, तो पृथ्वी के पर्यावरण में अगर ओजोन का स्तर नहीं होगा तो सूर्य में से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं, जिनको अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, वो पृथ्वी पर आती हैं और वो पृथ्वी पर आती है जिससे सजीव सृष्टि को नुकसान होता है, त्वचा का कैंसर और आँखों के रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित यानी असर करते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे कि साग भाजी, फल बराबर घास, वनस्पति के पत्ते बराबर, तो ये सब क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो इनके सड़ने से दुर्गंध फैलती है, दुर्गंध फैलती है। यानी कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का विघटन होने से दुर्गंध फैलती है, जिससे आसपास के लोगों को रहने में परेशानी होती है। पहली असर तो ये है। दूसरी असर कि जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ हैं, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के विघटन से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन जैसी गैसें उत्पन्न होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है, जो पर्यावरण को क्या करती है, प्रदूषित करती है। तीसरी बात की जैव निम्नीकरणीय ये सब पदार्थ है, तो इन पर क्या होता है कि मच्छर और मक्खी बैठने से रोग फैलता है। क्या फैलता है, रोग फैलता है। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण पर किस तरह से असर करते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का विघटन होने से दुर्गंध फैलती है, जिससे आसपास के लोगों को रहने में परेशानी होती है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन जैसी गैस उत्पन्न होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। दूसरी बात की जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर बराबर मच्छर और मक्खी उत्पन्न होते हैं जो रोग फैलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, तो मृत वनस्पति अथवा प्राणी के शरीर में रहे जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल अकार्बनिक पदार्थ में
रूपांतर करते हैं और उसे जमीन में स्थापित करते हैं, जहाँ से वनस्पति उसे पुनः ग्रहण करती है और अपने वृद्धि विकास में उसका उपयोग करती है। तो इस प्रकार से पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है, तो आपको लिखने का कि अपमार्जक जो होते हैं वो मृत वनस्पति और प्राणी के शरीर में रहे जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल अकार्बनिक पदार्थ में रूपांतर करके उसको जमीन में स्थापित करते हैं, जहाँ से वनस्पति उसे पुनः ग्रहण करती है और अपने वृद्धि विकास में उसका उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन कौन से हैं? पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच, डीडीटी, तो ये सब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अजैव निम्नीकरणीय क्या है? पदार्थ। अब क्या होता है कि ये इनका विघटन नहीं होता। अब इनका विघटन नहीं होता तो ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जिससे जमीन और हवा का प्रदूषण फैलता है। जिससे जमीन और हवा का क्या फैलता है? प्रदूषण। दूसरी बात कि ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का विघटन न होने के कारण ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और आहार श्रृंखला के द्वारा सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे जैव आवर्धन की घटना उत्पन्न होती है। जिससे जैव आवर्धन की क्या उत्पन्न होती है? घटना। दूसरी बात क्या होता है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का विघटन नहीं होता है, लंबे समय तक वो पर्यावरण में बने रहते हैं, जिससे पर्यावरण अस्वच्छ बनता है। कैसा बनता है? अस्वच्छ बनता है। तो आपको कहे कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण पर किस तरह असर करते हैं, तो पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच, डीडीटी ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जिनका विघटन नहीं होता। ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जिससे जमीन और हवा का प्रदूषण फैलता है। दूसरी बात कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का विघटन नहीं होता। अच्छा, ये क्या करते हैं कि आहार श्रृंखला के द्वारा सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे जैव आवर्धन की घटना उत्पन्न होती है। दूसरी बात क्या होता है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, विघटन न होने के कारण, तो पर्यावरण उससे अस्वच्छ बनता है। और एक लिख सकते हैं कि अगर ये ज़मीन पर पड़े हैं तो ज़मीन की उत्पादकता भी घटती है। तो पर्यावरण पर क्या असर करते हैं, तो ज़मीन की उत्पादकता घटती है, जैव आवर्धन की घटना उत्पन्न होती है, पर्यावरण अस्वच्छ बनता है और ज़मीन, पानी और हवा का प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न है, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि कचरे में से जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे कचरे में से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी जिनका विघटन हो सकता है और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जिनका विघटन नहीं हो सकता, ऐसे पदार्थों को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। दूसरा, जैसे कागज, धातु के टुकड़े, प्लास्टिक, तो इन सब का क्या हो सकता है? पुनः चक्रण यानी रिसाइकल। तो इसको रिसाइकल करने के लिए हम कहाँ भेजेंगे? कारखाने में। और कारखाने में इनका रिसाइकल होकर इनमें से क्या बनेगी? नई चीज वस्तु। और ये नई चीज वस्तु का हम पुनः क्या करेंगे? उपयोग।
तो यानी रीयूज, क्या करेंगे, रीयूज। तो यहाँ पर जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका रिसाइकल हो सकता है, यानी पुनःचक्रण हो सकता है, तो उनको उसके लिए हम कहाँ भेजेंगे, कारखाने में, और कारखाने में उनका रिसाइकल होकर उसमें से नई चीज़ वस्तु बनती है और जो फिर से बाज़ार में आ जाती है और उसको हम खरीद कर उसका फिर से उपयोग करते हैं, यानी फिर उससे हम उसका क्या करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे। नंबर 3, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे कि साग भाजी, फल, कृषि कचरा, तो इन सब का उपयोग करके हम क्या बनाएंगे, खाद। जैसे साग भाजी यानी रसोई का जो कचरा है बराबर, कृषि कचरा है, इस सब से हम क्या बनाएंगे, खाद। और वो खाद हमारे वनस्पति के लिए क्या होगी, उपलब्ध होती है, क्या होगी, उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से हम कचरे को दूर करने में अपना ये योगदान दे सकते हैं कि हम हमारे कचरे में से जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका पुनः चक्रीकरण हो सकता है, पुनः चक्रण हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, तो ऐसे पदार्थों को हम पुनः चक्रण के लिए कारखाने में भेजेंगे और उसमें से जो नई चीज़ वस्तु बनकर आएगी उसका हम पुनः उपयोग करेंगे। दूसरा क्या होता है कि साग भाजी, फल, कृषि कचरा, ये सब जैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो हम क्या करेंगे कि इस कचरे में से खाद बनाएंगे और वो खाद हमारे पौधों के लिए, प्लांट के लिए क्या होगी, उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, यानी मार डालें, तो क्या होगा। तो एक मैंने आहार श्रृंखला लिखी है जिसमें घास को कौन खाएगा, बकरी, बकरी को कौन खाएगा, शेर। तो यहाँ पर क्या है कि घास क्या हो गया, उत्पादक, बकरी क्या हो गई, तृणाहारी, और शेर क्या हो गया, मांसाहारी। तो इस आहार श्रृंखला के एक पोषी स्तर के अगर मैं सभी सजीवों को मार डालूं, समझ लो कि तृणाहारी सभी सजीवों को मैं मार डालूं, तो क्या होगा, उसके पहले के पोषी स्तर जो के सजीवों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी सजीवों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरी बात, उसके बाद आने वाले पोषी स्तर के सजीवों को भोजन नहीं मिलेगा तो वो भूखे ही मर जाएंगे। तो इस प्रकार से असर उत्पन्न होती है। यदि हम आहार श्रृंखला के एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो क्या होगा कि उससे पहले वाले पोषी स्तर के सजीवों की संख्या बढ़ती है और उसके बाद वाले पोषी स्तर के सजीवों को भोजन नहीं मिलता, जिससे वह क्या होते हैं, भूख के कारण मर जाते हैं, यानी उनकी संख्या क्या होती है, घटती है। अगला प्रश्न है, जैविक आवर्धन क्या है। क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा। तो मैंने आपको बताया था कि फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि रासायनिक खादों का और जंतुनाशक रसायनों का उपयोग करते हैं और इन रसायनों का कुछ भाग जमीन पर पड़ता है जहाँ से उसे पौधे यानी वनस्पति ग्रहण करती है और कुछ भाग वर्षा के पानी के साथ जलाशय में चला जाता है जहाँ से जलीय पौधे और जलीय प्राणी उसे ग्रहण करते हैं। अब क्या होता है कि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य जो होता है वो शीर्ष स्थान पर होता है, जिसके कारण उसके अंदर इन रसायनों का संग्रह सबसे ज़्यादा होता है, रसायनों का संग्रह सबसे ज़्यादा होता है और इस घटना को जैव आवर्धन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन। तो आपको याद रखने का, इस घटना को जैव आवर्धन कहते हैं। तो हम फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं और जंतुनाशक रसायनों का उपयोग करते हैं,
जिनका कुछ भाग जमीन पर गिरता है, जहाँ से पौधे यानी वनस्पति उसे ग्रहण करती है, और कुछ भाग जो होता है वो वर्षा के पानी के साथ बराबर जलाशय में चला जाता है, जहाँ से इन रसायनों को जलीय पौधे और जलीय प्राणी यानी मछली क्या करती है, ग्रहण करती है। और किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्थान पर होता है, तो उसके अंदर इन रसायनों का संग्रह सबसे अधिक होता है, और इस घटना को जैव आवर्धन कहते हैं। अब क्या होता है कि आहार श्रृंखला है, जैसे उत्पादक, फिर तृणाहारी, फिर आता है निम्न मांसाहारी, और लास्ट में आता है उच्च मांसाहारी। तो किसी भी आहार श्रृंखला में जैसे जैसे हम नीचे से कहाँ जाएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे हम नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे रसायनों का जो संग्रह है वो क्या होता है, बढ़ता है। यानी नीचे वाले पोषी स्तर से ऊपर वाले पोषी स्तर में रसायनों का संग्रह कैसा होगा, ज़्यादा। यानी जैव आवर्धन की घटना आपको अधिक देखने मिलती है। तो आहार श्रृंखला में नीचे से ऊपर जाने पर जैव आवर्धन की घटना बढ़ती है, कारण कि एक पोषी स्तर से ऊपर वाले पोषी स्तर में रसायनों का संग्रह बढ़ता है, जिससे जैव आवर्धन की घटना बढ़ती है। अगला प्रश्न है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय है और उसका हमने अगर सही तरीके से सही समय पर क्या कर दिया, विघटन कर दिया, तो इससे पर्यावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने जैव निम्नीकरणीय कचरे का सही समय पर सही तरीके से अगर विघटन सूक्ष्मजीव के द्वारा नहीं हुआ तो इससे दुर्गंध फैलती है और हवा का प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे आसपास के लोगों को रहने में परेशानी होगी और इस पर मक्खी और मच्छर उत्पन्न होंगे जो रोग फैलाएंगे, जिससे बीमारियां होगी अलग अलग प्रकार की। तो याद रखने का कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय है, लेकिन अगर हमने उसका सही तरीके से और सही समय पर सूक्ष्मजीव द्वारा विघटन कर दिया तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमने उसका सही तरीके से सही समय पर विघटन नहीं किया तो उसके द्वारा दुर्गंध फैलती है। दूसरा, हवा का प्रदूषण उत्पन्न होता है, लोगों को रहने में परेशानी होगी आसपास के लोगों को। दूसरी बात, उस पर मक्खी और मच्छर उत्पन्न होंगे और वो बीमारी फैलाएंगे। अगला प्रश्न है, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तर के लिए अलग अलग होगा? क्या पोषी स्तर के सभी सदस्यों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? तो पहला प्रश्न देखो, दो प्रश्न पूछे इसी में। क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? तो आपका उत्तर आएगा हाँ। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? शेर। तो अगर मैं सारी बकरी को मार डालूं तो क्या होगा कि घास की संख्या बढ़ेगी आज में, और शेर जो है तो शेर को क्या होगा, भोजन नहीं मिलेगा तो वो भूखे ही मर जाएगा, यानी उनकी संख्या घटेगी। अगर मैं क्या करता हूँ कि शेर को मार डालता हूँ, यानी मांसाहारी सारे मांसाहारी को मार डालूँ, तो क्या होगा, बकरी यानी कि तृणाहारी की संख्या बढ़ेगी और जो घास है तो वो घास को क्या करेंगी, चर जाएंगी, जिससे जो जंगल है वो रेगिस्तान में बदल जाएगा। तो अलग अलग पोषी स्तरों पर उसकी असर अलग अलग होती है। अगला है,
क्या कोसी स्तर के सभी सदस्यों को पारितंत्र को असर किए बिना हटाना संभव है? तो नहीं, क्योंकि किसी भी कोसी स्तर के सभी सजीवों को जब हम हटाते हैं तो पारितंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, तो जो सजीवों के लिए क्या है, हानिकारक है। इसलिए किसी भी कोसी स्तर के सभी सजीवों को हटाएंगे तो पारितंत्र पर उसकी असर पड़ती है। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो मैंने आपको बताया था कि अजैव निम्नीकरणीय कचरा यानी पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच, बराबर डीडीटी, ये सब अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो इससे क्या बताया था कि मैंने हवा, पानी और ज़मीन का क्या फैलता है, प्रदूषण। क्योंकि ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, इनका विघटन नहीं होता है, तो इनसे क्या होता है कि हवा, पानी और ज़मीन का प्रदूषण फैलता है। दूसरी बात कि ये आहार श्रृंखला के द्वारा सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं तो जैव आवर्धन की घटना उत्पन्न होती है। तीसरा, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं तो पर्यावरण अस्वच्छ बनता है, यानी प्रदूषित होता है। चौथा क्या होता है कि इससे जमीन की उत्पादकता घटती है, क्योंकि अगर हमारे पास जमीन का कुछ हिस्सा है उसमें हम आधे भाग में अगर ऐसे पदार्थ पड़े हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहेंगे, उनका विघटन नहीं होगा, तो उतना भाग जमीन का हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, यानी उसका उपयोग नहीं होगा, तो जमीन की उत्पादकता क्या होती है, घटती है। अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए? तो पृथ्वी के वातावरण में ओजोन का क्या है, स्तर है। ओजोन के अणुओं का बना एक ओजोन का क्या है, स्तर। तो इसमें कमी आने से सूर्य में से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रे हैं, वो कहाँ पर आएंगी, पृथ्वी पर, जिससे सजीव सृष्टि को नुकसान होता है और त्वचा का कैंसर और आँखों के रोग होते हैं। त्वचा का कैंसर और आँखों के क्या होते हैं, रोग होते हैं। अब क्या होता है कि इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए? तो सबसे ज़्यादा ओजोन स्तर में कमी ईस्वी सन 1980 में आई, जिसके लिए जवाबदार परिबल CFC को माना गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन यानी आग को बुझाने वाले यंत्रों में होता है। तो 1987 में एक UNEP यूनियन नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर सभी देशों की सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 1986 तक के CFC रेफ्रिजरेटर का उत्पादन वहीं तक सीमित रखा जाए, यानी 1986 तक जितने CFC वाले फ्रिज बन गए हैं उनको वहीं तक बना रखा जाए। अब CFC वाले फ्रिज बनाने हैं नहीं, तो इसके बाद सभी कंपनियों ने CFC रहित फ्रिज बनाने शुरू किए। तो इस प्रकार से ओजोन के स्तर में अगर कमी आती है तो सूर्य में से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती है, जिससे त्वचा का कैंसर और आँखों के रोग होते हैं। सबसे ज़्यादा ओजोन स्तर में कमी 1980 में आई, जिसके लिए मुख्य जवाबदार परिबल CFC को माना गया, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन में होता है, यानी आग को बुझाने वाले यंत्रों में होता है। तो 1987 में UNEP यूनियन नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम
जिसके अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया सभी देशों की सम्मति से, सभी देश कंपनियों की सम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 1986 तक CFC वाले रेफ्रिजरेटर का उत्पादन वहीं तक सीमित रखा जाए, यानी जितने फ्रिज CFC वाले बन गए हैं अब उनको वहीं तक बना रखा जाए। तो उसके बाद सभी कंपनियों ने CFC बिना वाले फ्रिज बनाने शुरू किए। तो इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण के पाठ के अंतर्गत और स्वाध्याय के प्रश्न थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।